मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है? देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेसिक। अच्छा, तो इसके अंदर हमको जनरली वेरिएशन की स्टडी करनी है कि किस चीज का वेरिएशन कैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP3। क्लियर है सबको? कल बता दिया था मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? पॉली एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। ये सभी एटम्स किस में पाए जाते हैं? ये सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं पॉली एटॉमिक फॉर्म में। पॉली एटॉमिक फॉर्म का मतलब देखो, वर्ड पे जाओ। पॉली मतलब एक से ज्यादा, एटॉमिक मतलब एटम्स, मतलब नेचर में ये एक से ज्यादा एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है सबको, है ना। अब दूसरी बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? 78%, है ना। और अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में पाया जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर या नाइट्रोजन और कहाँ पाई जाती है? तो प्लांट्स के अंदर। याद करो, बचपन में बायो पढ़ते थे नाइट्रोजन साइकिल, याद आ गया ना? नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है ये याद मत करो, पर टॉपिक का नाम तो याद है ना। नाइट्रोजन साइकिल करके कुछ पढ़ते थे बायो में, मतलब प्लांट्स के न्यूट्रिशन के उसमें क्या यूज होता है? नाइट्रोजन यूज होता है। अब बेसिकली हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन अकेला क्या है? नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। नाइट्रोजन क्या शो करता है? नॉन मेटल, मतलब ये गैसियस के फॉर्म में। बात के दो क्या है ना, ये दो क्या है आपके अगर देखा जाए तो 2 to 1। नाइट्रोजन और फास्फोरस में नॉन मेटल्स है, ठीक है। आर्सेनिक और बिस्मुथ क्या है आपके? मेटलॉइड्स है। और रही बात किसकी? आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स और बिस्मुथ आपका क्या है? मेटल जैसा बिहेव करता है। इसके जैसा बिहेव करेगा बिस्मुथ, मेटल के जैसा, है ना। लिख लो उसको। हाँ, ये मेटल का जैसा बिहेव करता है, मतलब ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लिख लो उसको, है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स है, और बिस्मुथ क्या है? मेटल है। अच्छा, कंबाइनली नाइट्रोजन की फैमिली को बोला जाता है निकोजेंस। क्या बोला जाता है ना? पी साइलेंट इसके अंदर एकदम पूरा निकोजेंस, है ना। निकोजेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पूरी नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला जाता है? निकोजेंस। निकोजेंस वर्ड का, है ना, लैटिन से बना है। उस वर्ड का मतलब होता है सफोकेशन। क्या मतलब होता है? सफोकेशन। मतलब अगर आप नाइट्रोजन गैस को अगर जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में इनहेल करते हो, या फास्फोरस गैस को, फास्फोरस को जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में फास्फोरस वाले एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपको क्या फील होने लगेगा? सफोकेशन। सबको पता है ना, अगर एक कंपनी में बहुत सारे लोगों को बैठा दूं तो अजीब सा लगने लगता है ना, वही फीलिंग को क्या बोलते हैं? सफोकेशन। ठीक है, लिख लिया इतना, है ना। अब देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में एक चीज मेरे को आपको ये बतानी है, जैसे टेबल बनी हुई है बुक के अंदर 7.1, टेबल नंबर 7.1, इस तरीके से कोई टेबल बनी हुई है बुक में। दिख रही है सबको? टेबल 7.1, है ना। तो एक एक करके देखो। सबसे पहले इसके अंदर एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट,
सभी टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, इनका वेरिएशन कैसा होगा। तो आप टेबल में से मिलाते जाना। देखो एटॉमिक नंबर के वेरिएशन की बात करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट का फिक्स रहता है, ऐसा नहीं कुछ रीजन उसके पीछे, है ना। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन फिल्म का देखो चैप्टर में हमको डिस्कस करके चलना है चीजों को, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS2 NP3 NS2 NP3। अब देखो हमने पढ़ा था ऑफबाउस रूल्स, ठीक है, और पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, वुड्स रूल पढ़ा था, और वहां से हमने जब ये थ्योरी पढ़ी थी हमने ये सारी, तो हमने एक चीज सीखी थी कि वही एलिमेंट को हम स्टेबल बोलेंगे या तो जिसमें सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फील्ड हो, या क्या हो, कंप्लीटली फील्ड के साथ साथ कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो, पार्शियली फील्ड। मतलब अगर ये हाफ फील्ड है तो भी स्टेबल है, और पूरी तरीके से भरा हुआ है तो भी स्टेबल है। पर अगर इसकी जगह ये ऐसा होता तो इसको हम स्टेबल नहीं बोलते। तो नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, तो आपको क्या बोलना है, क्यों स्टेबल है नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Np वाला क्या है, पार्शियली फील्ड है। p ऑर्बिटल कैसा फील्ड है, पार्शियली मतलब आधा भरा हुआ, भरा हुआ है तो आधा हर सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है सबको। तो आपको लिखना है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन बताएगा, तो बताया मैंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों है, क्योंकि p वाला सबसेट p वाला सबसेट कैसा फील्ड है, पार्शियली फील्ड। तो लिख लो p सबसेट इज पार्शियली फील्ड, p सबसेट इज पार्शियली फील्ड, मतलब p सबसेट में जितने भी ऑर्बिटल है वो आगे भरे हुए पार्शियली। इतना क्लियर हो गया सबको। रफ कर दूं इसको। चलो नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस क्या होता है। तो देखो दोनों का वेरिएशन सेम होगा, तो एक को समझ लो तो दूसरा अपना क्लियर है। एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एटम। सिंपल सा अगर मैं बात करूं, एटॉमिक रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी एक एटम का रेडियस। मतलब नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से लेकर, है ना, देखो इलेक्ट्रॉन याद करो हमेशा पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वेव होती है, और न्यूक्लियस के आसपास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस रीजन को हम क्या मान लेते थे कि ये बाउंड्री होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर सबसे ज्यादा है, और बाहर हो सकता है तो बिल्कुल कम चांस है। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट, है ना, टू द आउटर मोस्ट, है ना, शेल, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। और ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। यहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, और इसके आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम नहीं है। तो एक चीज बताओ, एटॉमिक रेडियस को हम कैसे बता रहे हैं कि एटम के न्यूक्लियस से लेकर आखिरी वाले शेल तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। एक चीज बताओ, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, देखो इसके अंदर आपको आंसर करना पड़ेगा, ये चैप्टर के अंदर आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगा, तो थोड़ा ध्यान देके सुनना। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में होते हैं 2 शेल, फास्फोरस के पास में आ जाते हैं 3 शेल, है ना, और आर्सेनिक के पास में आ जाता है 4 शेल। अब एक चीज बताओ, साइज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप के अंदर कल बताया ना वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं।
तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक शेल इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? एटॉमिक रेडियस क्या है? सेंटर से लेकर न्यूक्लियस से लेकर बाहर वाले शेल तक की डिस्टेंस। तो ये नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, ये आर्सेनिक हो गया, और ये एंटीमनी हो गया, और ये बिस्मुथ हो गया। ठीक है, चलो तो बताओ किसके केस में सबसे ज्यादा होगी? किसके केस में सबसे ज्यादा होगी डिस्टेंस? बिस्मुथ के केस में। पर देखो टेबल निकालो, अब टेबल निकालो, एटॉमिक रेडियस देखो उसके अंदर। इसका एटॉमिक रेडियस आपको दे रखा है ना? देखो उन्होंने कोवेलेंट रेडियस दे रखा, आयोनिक रेडियस दे रखा है, कोवेलेंट रेडियस है ना, वही एटॉमिक रेडियस एक तरीके से। तो कोवेलेंट रेडियस उन्होंने दे रखा है 3, इसका कोवेलेंट रेडियस दे रखा है कितना? 110, इसका दे रखा है 121, इधर दे रखा है 141, और इधर दे रखा है 148। अब एक चीज बताओ, हर जगह एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ तो कुछ 100 के आसपास इंक्रीज हुआ, इधर से कितना 11, इधर भी कुछ 20 के आसपास इंक्रीज हुआ। पर इधर की बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट बड़ा है कि छोटा है? कैसा इंक्रीमेंट है? बहुत छोटा इंक्रीमेंट है। ये बहुत छोटा इंक्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि याद करो एंटीमनी से बिस्मुथ के बीच में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है ना? एंटीमनी से बिस्मुथ के बीच में कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं? याद करो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं 14 है ना, लेंथेनाइट्स आते हैं 14 लेंथेनाइट्स आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? आखिरी वाले शेल के s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से खींच पाता है। याद आया? कल इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। तो साइज बढ़ेगा तो से क्योंकि सीधा सीधा शेल इंक्रीज हो रहा है, पर जितने अमाउंट से साइज इंक्रीज होना चाहिए तो उतने अमाउंट से साइज इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? लिख लो, थ्योरी लिखो इसकी। आयोना कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस करके लिख लो। बुक के अंदर बहुत से बुक में एटॉमिक रेडियस के नाम से दे देते हैं इस चीज को। देखो बुक के अंदर लिख लो, बुक के अंदर भी सही लिखा हुआ है। देखो कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस इन साइज डाउन द ग्रुप। अभी हमने बात करा डाउन द ग्रुप कोवेलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस। देखो दोनों ही आयन, कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या होता है? एक एटम का रेडियस। आयोनिक रेडियस मतलब आयन वाला रेडियस। तो डाउन द ग्रुप दोनों क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि सीधा सीधा क्या इंक्रीज हो रहा है? शेल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? आर्सेनिक से लेकर बिस्मुथ तक भी इंक्रीमेंट कम है। आर्सेनिक से लेकर बिस्मुथ तक इंक्रीमेंट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी कौन से एलिमेंट आते हैं? अरे डी ब्लॉक यहाँ से चालू हो जाता है ना, बोला था डी सीरीज आ जाती है, 2 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, 3D और 4D सीरीज आ जाती है। तो देखो यहाँ पे डी ब्लॉक के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज का इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ पर ए ब्लॉक के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज का इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है सबको? है ना? तो देखो बुक के अंदर दे रखा है, आपको क्या करना है? बुक के अंदर से इसको लिखना है नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। बुक के अंदर थ्योरी अच्छी दे रखी है तो उसी को लिख लेना। जो चीज की थ्योरी नहीं लेके रखेंगे वो मैं यहाँ पर लिखा दूंगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करनी है हमको? कौन बताएगा हेडिंग? अगली प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये कुछ अच्छा सा आया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या, तभी तो हम उसका वेरिएशन समझ पाएंगे। तो बेसिकली आप क्लास 11 में पढ़ते हो जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक एटम है और उसका न्यूक्लियस है, तो उसके वैलेंस शेल मतलब उसके लास्ट शेल में से, उसके लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
है ना। तो अगर उसके लास्ट शेल में से मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसके लास्ट शेल में से कितना है ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसके आखिरी के शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी में देता हूं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब किसी भी एटम के आखिरी वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, है ना। तो यह है ना, तो यह हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो कि क्या करेगी, इस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी एटम में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लो पहले से ताकि तुमको समझ में आ जाए, याद हो जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required, minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bonded electron, to remove most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। लिख लिया। लिख लिया, है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो सबसे छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमको इसलिए चाहिए, किसी भी एटम में से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए जो कि सबसे लूजली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ। अब न्यूक्लियस सबसे कमजोर तरीके से किसको होल्ड करके रखेगा, जो सबसे बाहर वाला होगा। और उसका रीजन आपको पता है, शील्डिंग इफेक्ट। क्यों कमजोर है न्यूक्लियस का फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि यहाँ के अंदर के जितने 8 इलेक्ट्रॉन है वो सभी इसको क्या कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे होंगे, इसको अट्रैक्ट, रिपेल, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है ना, क्या कर रहे हैं, कब शील्डिंग इफेक्ट पड़ा है ना, बोलते हैं रिपल्शन कर रहे हैं। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए वीक हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन, न्यूक्लियस और आखिरी वाले शेल के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है ना। तो दो रीजन है यहाँ पे, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम हो जाने के, एक तो शील्डिंग इफेक्ट और एक बढ़ी हुई डिस्टेंस, है ना। इस वजह से हम जो एनर्जी भेजेंगे उससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। एक चीज बताओ, अब यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमको हमारा वेरिएशन अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज बताओ, मेरे पास दो शेल, एक है ना ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स है ना, मेरे पास दो शेल है, एक ये शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक बाहर वाला शेल है, आउटर शेल है जिसके अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालना मुझको इजी पड़ेगा और क्यों? लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी पड़ेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन निकालना इजी पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, भी मैंने समझाया, डिस्टेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो गया मतलब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को याद करो, हमने क्या नाम दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दिया था इसी को हमने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद आया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताया था ना कि सभी प्रोटॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल के सिंगल इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद आया सबको, है ना? तो यार एक चीज बताओ आपको, जैसे जैसे ये नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सबको पता है, डिक्रीज
होता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया मतलब आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो आप जरा सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब अगर एक एलिमेंट का एटम का साइज छोटा है और एक एलिमेंट के एटम का साइज बड़ा है, तो बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल पाओगे? बड़े वाले में से इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल पाओगे। सबको क्लियर है? चलो तो लिख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया है ना? अब देखो हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम एक्सटेंड करेंगे हमारा, और वो डिस्कशन इसलिए कि देखो नाइट्रोजन फैमिली के पहले इधर आती है कार्बन फैमिली। कहे सिया जी सुनो प्रभु, और इधर आती है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली। निखिल, पास, सब, बिंदास, ठीक है। चलो, और इधर कौन सी फैमिली आती है, ऑक्सीजन फैमिली। उस से टी को, है ना, एग्जाम में नहीं करना। चलो एक चीज बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों में से किसका साइज छोटा होगा? कल हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज इधर की तरफ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? गलत बात। कल हमने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे देखो कार्बन के पास भी कितने शेल होंगे, 2 शेल, नाइट्रोजन के पास भी कितने शेल हैं, 2, और ऑक्सीजन के पास भी कितने शेल हैं, 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 प्रोटॉन मिलके क्या कर रहे हैं, लास्ट के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लास्ट वाले शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पर 7 प्रोटॉन मिलकर लास्ट वाले शेल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पर 8 प्रोटॉन मिलकर लास्ट वाले शेल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। तो बताओ किसके केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन ज्यादा लगा रहा है तो बाहर वाला शेल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ ऐसा सूख जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो साइज किसका बड़ा होगा, कार्बन का कि ऑक्सीजन का? कार्बन का साइज बड़ा होगा और ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब अगर ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना, नाइट्रोजन का साइज उससे थोड़ा सा बड़ा है, कार्बन का साइज बड़ा है, तो बताओ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन क्या होगा? नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन फैमिली से ज्यादा होगी कि कम होगी? साइज से समझ जाओ सीधे सीधे। कार्बन फैमिली का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी पड़ेगा। नाइट्रोजन फैमिली का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी। तो लिखो इस पॉइंट को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग कार्बन फैमिली, इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग कार्बन फैमिली। लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा? अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली के बाद जो ऑक्सीजन फैमिली आएगी, तो देखो बुक में उसकी भी टेबल बना के दे रखी है, और उसकी टेबल में आप जाकर देखोगे किसके लिए, ये डेटा के लिए। तो यहाँ पर से दोनों के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करो। ये दोनों टेबल है, ये एक टेबल है नाइट्रोजन फैमिली के लिए और एक टेबल है ऑक्सीजन फैमिली की। तो जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है? देखो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1402, मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1402, है ना, और ऑक्सीजन की एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 1314। तो अभी तो सर आपने बोला साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, पर इसके केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका साइज बड़ा है, इसके बाद इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी
इससे ज्यादा ऑक्सीजन से। बात समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? एक चीज बताओ, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन के साइज से बड़ा है कि छोटा है? यहां पर नाइट्रोजन का साइज क्या है? ऑक्सीजन से क्या है? बड़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन के साइज से बड़ा है। साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा जो जनरल आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ के बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये चीज बता रहा था। तो उसके पीछे का रीजन ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np3 मतलब 2s2 2p3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4 जो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? ऑक्सीजन अनस्टेबल है। तो कोई भी चीज नेचर में क्या चाहती है? अनस्टेबल होना। कि स्टेबल होना क्या चाहती है? स्टेबल होना चाहती है कोई भी चीज नेचर में। तो ये क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। पर क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है, तो इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। पहली वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के केस में चीजें चेंज हो जाएगी। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? तो लिख लो, नीचे पॉइंट बना के लिख लो, आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज आल्सो ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन फैमिली। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ऐसा लिखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली is greater than the first ionization enthalpy of oxygen family। ठीक है, due to stable electronic configuration, रीजन लिख लेना, due to stable electronic configuration। क्लियर है सबको? अब मान लो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, इतनी एनर्जी नाइट्रोजन को दी तो नाइट्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इतनी एनर्जी ऑक्सीजन को दी तो ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब बताओ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में किसकी ज्यादा होगी? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? देखो ये स्टेबल बन गया और ये अनस्टेबल बन गया एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद। तो अब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से बाहर निकालना है तो किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? ऑक्सीजन फैमिली। तो लिख लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इज ग्रेटर देन द second ionization enthalpy of nitrogen family। लिख लिया सबने?